Hello students, today we are going to discuss about prism. प्रिज्म के अंदर में क्या है कि आप देखिए दो प्लेन सरफेस है जो किसी एंगल पर इंक्लाइंड है। दो प्लेन सरफेस किसी एंगल पर इंक्लाइंड है। अब इसमें ये दो सरफेस, जैसे एक सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है और यहां से रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, यहाँ का अलग है, तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद में कुछ लाइट बेंड हो जाती है, फिर यहां से निकल जाती है ऐसे करके। तो ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ये दोनों सरफेस जो है वो किसी एंगल पर होनी चाहिए और इनके बीच का जो एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये हमारी बात होगी। लेकिन अगर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि लाइट यहां से जाने के बाद यहां से निकलेगी, ऐसा भी हो सकता है कि लाइट यहां पड़ने के बाद में इस वाली सरफेस से निकले। वो डिपेंड करेगा कि ये एंगल कितने हैं, ये एंगल। जैसे अगर मैं मान लो इस टाइप से ले लूं कि ये वाला एंगल काफी बड़ा ले लूं मैं यहां से और ये वाला एंगल काफी छोटा ले लूं, तो हो सकता है कि लाइट जो है वो यहां से गिरने के बाद और इस वाले सरफेस से बाहर निकले, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म और इस केस में ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जो दो सरफेस है जिन पर ये प्रोसेस हो रहा है, इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट रे जो आ रही है, वो दोनों प्लेन होनी चाहिए। उसके अलावा तीसरी सरफेस कैसी भी हो सकती है। जैसे अगर इस सरफेस की बात करें तो ये सरफेस इस टाइप की भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, और भी कोई शेप हो सकती है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये वाली दो फेस की बात करते हैं। ये तो हमारी बात होगी प्रिज्म की और एंगल ऑफ प्रिज्म की। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि देखिए इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ये तो मैंने बता दिया आपको कि प्रिज्म होता क्या है। कई बार हमें कंफ्यूजन रहता है कि यार यही स्टैंडर्ड प्रिज्म होता है जिसमें दो सरफेस होती है, बीच में एक एंगल होता है। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म वो होता है जो जहां इंसिडेंट रे पड़ती है और जहां से लाइट निकलती है, उन दोनों सरफेसेस के बीच का एंगल होता है और वो दोनों सरफेस प्लेन सरफेस होनी चाहिए और उनके बीच में एंगल बनना चाहिए, ये प्रिज्म बन जाता है, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं और बेसिक बात होगी, जैसे ये हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा म्यू। बाहर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बाहर का एयर ही रहता है जहां तक क्वेश्चंस में, तो एयर हम यहां मान लेते हैं, यहां भी एयर मान लेते हैं। तो उस केस में अब इसमें आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि आपको सबसे पहले साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल की बात करनी है, जो हमने पढ़ा था 1/μ साइन थीटा सी। अगर देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कुछ होता, ये भी कुछ होता, तो मैं क्या लिखता, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, यहां पर रेयर का और यहां पर डेंसर का। लेकिन इसमें हमने एयर लिया हुआ है तो यहां पर एयर हो गया और ये 1/μ, ठीक है। यहाँ एयर का 1 और ये म्यू, तो ये हो गया साइन थीटा से, तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल। अब आपको ये पहले फाइंड आउट करना है। अब देखो इसमें कुछ कंडीशंस है जो आपको ध्यान रखनी है। ये एंगल है ए, कंडीशन पहली ये है, इसके प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ नहीं कराऊंगा। आप इसको ध्यान रखें, याद रखें, आपके एग्जाम में काम आएंगे। पहला पॉइंट ये है कि अगर जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, अगर ये एंगल छोटा है क्रिटिकल एंगल से, तो जितनी भी लाइट रेज यहां से इंसिडेंट होंगी वो सारी लाइट रेज बाहर निकलेंगी इस वाले सरफेस से। So all light rays will emerge out from the second surface. Is it clear? अगर ये a थीटा से छोटा है तो, और अगर मान लो जो a है वो 2 थीटा c से बड़ा है, अगर ये है तो कोई भी लाइट रे बाहर नहीं जाएगी। मैंने क्या बोला, अगर a 2 थीटा c से बड़ा है तो कोई भी लाइट रे बाहर नहीं जा पाएगी, सारी लाइट रेज यहां से रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट TIR will takes place, total internal reflection will take place। तो वो सारी लाइट्स जो है वापस आ जाएंगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी। अगर एंगल इन दोनों के बीच में है, अगर मान लो जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो थीटा सी से तो बड़ा है लेकिन 2 थीटा सी से छोटा है, अगर ये कंडीशन है तो इस केस में क्या होगा, कुछ लाइट रेज बाहर निकल पाएंगी और बाकी की लाइट रेज बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो देखो ये चेक डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। अब इसकी बात करते हैं, हटा देता हूं। अब देखो
जैसे मान लो आपसे बोला कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, √2 दिया हुआ है और आपको एंगल दिया है लेट्स सपोज 30 डिग्री। ये एंगल दिया आपको 30 डिग्री। सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन थीटा सी निकालोगे। साइन थीटा सी इक्वल टू 1/√2। तो आपको पता चल गया कि थीटा सी यहां से 45 डिग्री आ रहा है भाई। और आपने चेक कर लिया कि जो ए है वो 30 है, सो जो 30 है वो 45 से छोटा है। तो यहाँ पर ए थीटा सी से छोटा है, तो हम ये कह देंगे कि यहाँ पर सारी लाइट रेज बाहर निकलेंगी। इसमें टीआईआर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर टीआईआर मतलब होगा ही। ठीक है, पहला। अब जैसे मान लो कि ये एंगल, अगर इसी में अगर मैं बात करता कि ये वाला एंगल लेट सपोज 60 डिग्री हो जाता, ये एंगल क्या हो जाता, 60 नहीं, सॉरी, अपन एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं, लेट सपोज 120 हो जाता है। ये 120 हो जाता अगर, तो यहां देखता मैं कि भाई 2 थीटा सी, तो जो ए है 2 थीटा सी मतलब 90, तो ए 2 थीटा सी से भी बड़ा है। वो एंगल बनाया नहीं मैंने। तो यहां पर आप देखोगे ये ऐसा है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहां पर कि कोई भी लाइट बाहर नहीं जाएगी। अब अगर एंगल इनके बीच में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एंगल हमारा कुछ 60 डिग्री आ जाता है, 60, तो जो 60 है वो 45 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है। तो यहां पर क्या होगा कि कुछ लाइट रेज बाहर जाएंगी और कुछ लाइट रे बाहर नहीं जाएंगी। अब कौन सी लाइट रे बाहर जाएंगी, कौन सी नहीं जाएंगी, उसकी बात करते हैं। तो चलिए इसकी बात करते हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एक बार, आईआईटी के अंदर आया था। देखिए अब क्या करना है आपको, यहां पर ध्यान से देखना है। अब आपको पहले ये समझना है कि सबसे ज्यादा चांस बाहर जाने के, सबसे ज्यादा चांस होते हैं जो लाइट रे यहां से बिल्कुल नॉर्मली गिरती है इस वाली सरफेस पर, उसके चांस सबसे बाहर निकलने के सबसे कम होते हैं, क्योंकि ये एंगल बड़ा बनता है यहां पर। और जो लाइट रे 90 डिग्री पर आती है उसके चांसेस बाहर जाने के सबसे ज्यादा होते हैं इसके। तो इसके चांस सबसे ज्यादा है बाहर जाने के और इसके चांस सबसे कम है बाहर जाने के। यू गॉट माय पॉइंट? क्योंकि यहां पर अगर अपन देखें तो नॉर्मल से जो एंगल बनेगा इसका, ये वाला, ये एंगल काफी कम बनेगा और ये एंगल काफी ज्यादा बनेगा। तो अगर ज्यादा एंगल पे लाइट टकराएगी तो क्रिटिकल एंगल की तरफ मूव करेगी, तो इसके चांसेस बाहर जाने के सबसे कम है और इसके चांस बाहर जाने के सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हम ये तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो ये लाइट रे है जो डायरेक्ट गिर रही है वो तो बाहर नहीं जा सकती, वो बाहर नहीं जा सकती और 90 वाली बाहर जाएगी। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे तो एक एंगल आएगा, पर्टिकुलर एंगल आएगा यहां से, जैसे ये आई आ गया। अब इस एंगल के इधर वाली रेज तो बाहर निकलेंगी और इधर वाली रेज बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है कि वो एंगल कौन सा है। ओके, तो इसके लिए हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1, साइन R1। अब मुझे देखना है कि इस एंगल पर हम ये कहना चाहते हैं कि लाइट बिल्कुल जस्ट ग्रेस करती हुई जा रही है। तो एक ऐसा एंगल होगा जिस पर अगर हम लाइट डालते हैं तो यहां से ये निकला और ये जो लाइट रे होगी ये बिल्कुल ग्रेस करती हुई यहां से निकलेगी ऐसे, इस तरीके से। तो ये वाला एंगल जो होगा R2 जो होगा इस केस में वो होगा हमारा थीटा सी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही है सबको, ये थीटा सी होगा, ये एंगल हो गया हमारा आई। क्योंकि अब अगर मान लो मैं इस एंगल को इधर से थोड़ा कम करता हूं, इस एंगल को कम करेंगे तो R1 कम होगा, आई कम होगा तो R1 कम होगा, R1 कम होगा तो R2 बढ़ेगा, क्योंकि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू होता है A। तो अगर R1 की वैल्यू कम होगी तो R2 की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर TIR हो जाएगा। और अगर मान लो मैं इधर चलता हूं तो I बढ़ेगा तो R1 भी बढ़ेगा, R1 बढ़ेगा तो R2 कम होगा, तो क्रिटिकल एंगल से वैल्यू कम आएगी तो वो बाहर निकल जाएगी और इस पर्टिकुलर एंगल पे लाइट रे ग्रेस करती हो जाएगी। तो मैं यहां बोल सकता हूं यहां से R2 इतना है तो R1 निकाल सकते हैं यहां से A माइनस R2, तो A माइनस थीटा सी। सो यहां रख देते हैं इसको, साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन A माइनस थीटा सी। तो ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके इधर वाली रेज बाहर निकलेंगी, इधर वाली रेज बाहर नहीं निकलेंगी। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, इसमें मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी। देखो
अगर एंगल ऑफ प्रिज्म थीटा सी से छोटा है तो सारी लाइट रे बाहर जाएंगी। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 2 थीटा सी से बड़ा है तो कोई लाइट रे बाहर नहीं जाएगी। और अगर एंगल ऑफ प्रिज्म ए थीटा सी और 2 थीटा सी के बीच में लाई करता है तो इस एंगल से बड़ी वाली एंगल पे लाइट जो पड़ेंगी वो बाहर जाएंगी और कम एंगल वाली लाइट रे बाहर नहीं जाएंगी। और मैंने क्या बताया आपको कि जो लाइट रे एकदम डायरेक्ट गिरती है उसके चांसेस बाहर जाने के सबसे कम होते हैं, क्योंकि उस केस में अगर डायरेक्ट गिरेगी तो यहां पर आई कितना हो जाता है 0 डिग्री। आई 0 है, ध्यान देना, कई बार आपको 90 लगता है, 90 नहीं है 0 है, क्योंकि नॉर्मल के अलोंग कर रही है। आई ये होता है, तो अगर ऐसे देखेंगे तो 0 डिग्री हो गया। आई 0 तो R10 तो R2 हो गया मैक्सिमम, और R2 मैक्सिमम हो गया तो ये क्रिटिकल एंगल की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसके चांसेस सबसे कम है बाहर जाने के। और 90 वाले के चांस सबसे ज्यादा है, इसके चांस सबसे ज्यादा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा देखो इसमें एक ग्राफ होता है मिनिमम डेविएशन का, और उसके बाद में डिस्पर्शन है, डिस्पर्सिव पावर है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ये कुछ और पॉइंट्स हैं। तो या तो आप इनको पढ़ लीजिए एक बार, इनको ठीक से किसी बुक से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर इसका एक वीडियो में बना के इसमें डाल दूंगा, यहां देख लेना।